अभी है पॉइंट नंबर 601। इन द डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस्ड सेक्शन बाय एलएसएम परसेंटेज ऑफ स्टील किस पे डिपेंड करता है? तो एलएसएम से हम अगर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ स्टील डिपेंड करेगा एफसी के, एफवाई और ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन पे। ईएस पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि सभी ग्रेड की जो स्टील है उसका ईएस सेम होता है। डी बीम की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट के लिए सिर्फ डिजाइन किए जाते हैं क्योंकि शियर फोर्स तो इजीली कैरी कर सकते हैं क्योंकि उनकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। लॉस ऑफ प्रेशर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू में श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, यानी कि स्ट्रेस लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इक्वल टू ईएस इनटू श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट। सीआर होता है रिडक्शन कोफिशिएंट, वो होता है मिनिमम ऑफ 125 बी, सॉरी सीआर रिडक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो होता है मिनिमम ऑफ 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 बी और 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन में 48 डी। जो लिमिटिंग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होता है बीम में वो होता है एल इफेक्टिव अपॉन डी इज लेस देन इक्वल टू K1 K2 K3। K1 क्या है कोफिशिएंट डिपेंडिंग अपॉन द टॉर्जन टेंशन रेनफोर्समेंट, K2 है कोफिशिएंट डिपेंडिंग अपॉन द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। अगर हाई स्ट्रेंथ के स्टील यूज करेंगे तो K2 और K3 जो होंगे वो कम होंगे एंड डेप्थ D जो होगी वो हाई होगी। Shear design of pre-stressed concrete beam is based upon elastic theory। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम की जो shear डिजाइन है वो इलास्टिक थ्योरी पे डिपेंड करती है, बेस्ड है, इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है, इलास्टिक थ्योरी एक्चुअली। फिलेट वेल्ड इज यूज्ड व्हेन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेज इज 60 से 120। अगर डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ देखें तो वो दुगनी होगी स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेटेड सिंगल रिवेटेड इन सिंगल शियर। Splice covers and its connections in tension member should be designed to develop net tensile strength of main member. Following loads are considered in the design of gantry girder located within an industrial building। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर अगर एक गैंट्री गर्डर है तो उसको जो है डिजाइन करते टाइम हम एक तो लॉन्गिट्यूडिनल, एक लेटरल और एक गैंट्री लोड, इन तीनों को कंसिडर करते हैं। एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन में भी लोड लगता है, लेटरल में भी लगता है और लॉन्गिट्यूडिनल में भी लगता है। नंबर ऑफ रिवेट्स की बात करें तो n इज इक्वल टू अंडर रूट 6m अपॉन 2vp या फिर अंडर रूट 3m अपॉन में vp। यहाँ पे m इज द मोमेंट ड्यू टू एसेंट्रिक लोडिंग, v is the rivet value and p is the pitch। All rivets share equally a non-eccentric load up to a load equal to the working load। सारे के सारे रिवेट जो हैं इक्वली शेयर करते हैं एक नॉन एसेंट्रिक लोड को, कब तक? जब तक कि लोड वर्किंग लोड के बराबर ना हो जाए। टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एल्गी डिपोजिट गेजेज आर प्रोवाइडेड विद CuSO4 सॉल्यूशन। अगर एल्गी की ग्रोथ रोकनी है तो उसके लिए डिपोजिट गेजेज CuSO4 सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। पेगमेटाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेस नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन चेन सर्वे ऑन स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप पे जो है कम स्टेप्स में ही चेन सर्वे कंप्लीट किया जा सकता है। स्लोप करेक्शन होता है CS इक्वल टू L cos थीटा माइनस L। इसके बाद करेक्शन पर चेन लेंथ ये होता है 3a स्क्वायर अपॉन में 2L। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो है वो मेजर करता है 40, 90, 135 ऐसे एंगल्स को। सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व्ड इज नोन एज जियोइड सरफेस। लाइन ऑफ कॉलिमेशन जियोइड क्या होता है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन जियोइड होता है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, पहला क्रॉस हेयर, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। लेवल ट्यूब क्या होती है? तो लेवल ट्यूब की जो सेंसिटिविटी है
वो विस्कोसिटी जो उसके अंदर लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और सरफेस टेंशन के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। राइज एंड फॉल मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स प्रोवाइड्स ए चेक ऑन बैक साइड, फोर साइड। इसके साथ साथ मेरे हिसाब से राइज एंड फॉल मेथड में इंटरमीडिएट साइड का भी चेक प्रोवाइड किया जाता है। डेंसिटी इंडेक्स जो होता है वो होता है रिलेटिविटी के बराबर और वही होता है डिग्री ऑफ डेंसिटी के बराबर। एवी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार, और एवी यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में। वाटर जो है मर्क्यूरी से ज़्यादा होता है विस्कोसिटी के मामले में, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। एक कोन है, सॉलिड कोन होगा या तो उसका सीजी तो बॉटम से h/4 हाइट पे रहेगा और h इसकी हाइट है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी क्या होती है वेट अपॉन वॉल्यूम। इंटेंसिटी जो होती है इरिगेशन की वो होती है परसेंटेज कल्चरेबल कमांडेड एरिया टू बी इरिगेटेड एनुअली। एनुअली कितना हम परसेंटेज एरिया है जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया के अंदर कंसिडर करते हैं, वही इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को शो करता है। अगर विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे की बात करें तो किस चीज़ को डिसाइड करने के लिए या किस को अकोमोडेट करने के लिए काम में मतलब कंसिडर की जाती है, तो विड्थ ऑफ राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू अकोमोडेट पहला फॉर्मेशन विड्थ, दूसरा साइड स्लोप्स, तीसरा हॉरिजॉन्टल कर्व। वाइडनिंग ऑफ गेज इज प्रोवाइडेड इफ डिग्री ऑफ कर्व इज मोर देन 4.5 डिग्री। पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ। Rational method of estimating peak runoff may be used precisely for areas less than 50 hectare। अगर एरिया 50 हेक्टेयर से कम है तो हम रेशनल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पीक रन ऑफ यूज कर सकते हैं, यानी कि पीक रन ऑफ निकालने का जो रेशनल मेथड है वो यूज कर सकते हैं अगर एरिया 50 हेक्टेयर से कम है। एलोंगेटेड एग्रीगेट की लेंथ होती है 9/5 इंटू मीन डायमेंशन से ज़्यादा, और जो फ्लैकी एग्रीगेट होते हैं उनकी जो मिनिमम डायमेंशन है वो कम होती है 3/5 मीन डायमेंशन से, यानी कि एक तो होता है 1.8 और दूसरा होता है 0.6। अब बात करें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट की तो वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है P/4 + 3%। ऐसे ही एक टेस्ट के अंदर होती है P/5 + 2.5, वो टेस्ट का नाम याद नहीं है। क्यूब मोल्ड का जो साइज होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में वो होता है 10x10x10 सेंटीमीटर, और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में जो मोल्ड्स होते हैं उनको 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखा जाता है। फ्लेकी एग्रीगेट की लीस्ट डायमेंशन होती है लेस देन 3/5 इंटू मीन डायमेंशन। लॉस एंजलस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट एब्रेजन रेजिस्टेंस। लॉस एंजलस मशीन जो है वो एब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए यूज होती है। Na2CO3 NaCO3 ये होती हैं इम्प्योरिटीज इन मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि जो इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन ऑन हाइड्रेशन कंटिन्यूज टिल कंप्लीट स्ट्रेंथ इज गेन, पहला। दूसरा, कंक्रीट स्पेसिमेन में बी टेस्टेड एट एनी टेम्परेचर। तीसरा, कंक्रीट स्पेसिमेन की एज जो होती है वो अलग अलग भी हो सकती है। इसके अलावा इनका साइज जो है वो सेम होना चाहिए और किसी भी टेम्परेचर पे इनको टेस्ट किया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और जो इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन है ऑन हाइड्रेशन वो कंटिन्यू होती है टिल कंप्लीट स्ट्रेंथ इज गेन्ड। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल प्लास्टिक कंक्रीट की। तो स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल प्लास्टिक कंक्रीट क्या किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन मिक्सचर। दूसरा, डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिक्सड एग्रीगेट्स, ऐसा लिखा हुआ है। फॉर टू वे स्लैब के लिए W1/W2 = L2/L1 की पावर 4। जो मार्कुस लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो फिक्स्ड सपोर्टेड टू वे स्लैब होती है उसके लिए मार्कुस लॉ यूज किया जाता है फिक्स्ड सपोर्टेड टू वे स्लैब के लिए, और इसके अकॉर्डिंग CM की वैल्यू आती है 1 - 5/6
आर स्क्वायर 1 - 5/6 आर स्क्वायर अपॉन में 1 + r⁴ इंटू m। यहाँ पे r है Ly/Lx। एक फिक्स्ड सपोर्टेड 2 वे स्लैब है, उसके केस में जो विड्थ होती है मिडिल स्ट्रिप की वो होती है 3/4 Ly। बुल नोज ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर, तो बुल नोज ब्रिक्स किसके लिए यूज की जा सकते हैं? एक तो राउंडिंग ऑफ द शार्प कॉर्नर्स को राउंड ऑफ करने के लिए, दूसरा पिलर्स में यूज की जा सकती है, तीसरा डेकोरेशन पर्पज के लिए। और जो है बुल नोज ब्रिक्स को हम तो जो आर्चेज होते हैं उनमें यूज नहीं कर सकते, बल्कि पिलर्स में यूज कर सकते हैं। और जो कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन होता है वो होता है K/N। यहाँ पे N है पोरोसिटी और यहाँ K है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। अगर 2 वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो स्लैब में जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आएगा 0.5 MA/BM। और कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स की बात करें तो उनका डायमीटर जो है वो 12 से 22 mm की रेंज में वेरी करता है। बात करें 2 वे स्लैब की तो अगर फिक्स्ड है तो मार्कोस फार्मूला यूज होगा, और अगर सिंपली सपोर्टेड है तो रिंकाइन-ग्रेशॉप फार्मूला यूज होगा। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ये क्या होता है? टाइम आफ्टर विच एंटायर एरिया स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू रन ऑफ। इनलेट टाइम क्या होता है? इनलेट टाइम होता है 0.885 L³ अपॉन में h⁻⁻385। इनलेट टाइम ये क्या होता है? ये होता है 0.885 L³ अपॉन में h⁻⁻385। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, इसके लिए क्या होता है? इट फुल्ली रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक। और स्ट्रेस जो होता है मटेरियल में वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतना ही स्ट्रेस बियर कर पाएगा वो। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी जो होती है ग्रेजुअल लोडिंग की वजह से वो होती है P² L/2AE। उसके बाद एक अगर हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर कम से कम रखना है, जो कि डबल ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस केस में अगर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लीस्ट वैल्यू अगर रखनी है तो लेंथ ऑफ ओवरहैंग अपॉन में टोटल लेंथ, इसका रेशियो 0.207 होना चाहिए। बेंडिंग थ्योरी में क्या क्या एजम्पशंस होते हैं बीम की में? बेंडिंग थ्योरी ऑफ बीम में क्या क्या एजम्पशन होते हैं? तो पहला, मटेरियल जो है होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक है। दूसरा, यंग्स मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ। ठीक है। उसके बाद अगर हमें सीमेंट को फुल्ली हाइड्रेट करना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है 26% ऑफ सीमेंट वेट चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, कहीं कहीं 23% भी है। एंड वाटर सीमेंट पेस्ट जो है वो हार्ड होता है, क्यों? हाइड्रेशन की वजह से। ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट बाइंड्स द एग्रीगेट्स टुगेदर, हार्डनिंग के टाइम पे या हार्डनिंग के दौरान सीमेंट जो है एग्रीगेट्स को एक साथ बाइंड करता है। सीमेंट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर टाइटनेस टू द कंक्रीट, ये सीमेंट के यूज हो गए। सीमेंट में क्या होता है? लसाव, यानी कि LSA और आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज, ये 63-22-6 अभी यूज किया जाता है। मैंने पहले 62-22-5 याद किया था। ठीक है। बात करें लाइम की तो ये होता है 60 से 67%, इसको एवरेज ले लेते हैं 63%। सिलिका होता है 17 से 25%, जिसको 22% एवरेज ले लिया जाता है। एल्यूमिना होता है 3 से 8%, जिसको एवरेज ले लेते हैं 6%। उसके बाद आयरन ऑक्साइड ये होता है 0.5 से 6%, और मैग्नीशिया होता है 0.1 से 4%। अगर एल्कलीज ज़्यादा हो जाएंगे तो एफ्लोरेसेंस हो जाएगी। अगर फाइननेस की बात करें तो फाइननेस होता है डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग सीमेंट, सीमेंट की जो ग्राइंडिंग की डिग्री है वही फाइननेस को शो करती है। सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है? तो सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब है चेंजिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास। सीमेंट पेस्ट को अगर हार्ड मास में कन्वर्ट कर देते हैं हम, हार्ड मास में, तो सेटिंग हो जाती है। मतलब सेटिंग में होता क्या है कि सीमेंट हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। साउंडनेस ऑफ सीमेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी appreciable वॉल्यूम चेंज आफ्टर इट हैज सेट।
साउंडनेस में क्या है कि सेट होने के बाद कोई भी वॉल्यूम चेंज ना होने देना, इसका मतलब वो अच्छा साउंड है। उसके बाद लो हीट सीमेंट क्या होता है, इट इज नॉट यूज्ड इन कोल्ड वेदर कंडीशन। जो लो हीट सीमेंट है वो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में या कोल्ड वेदर कंडीशन में यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेटिंग टाइम जो है इसके लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो लो हीट सीमेंट इज नॉट यूज्ड इन कोल्ड वेदर कंडीशन बिकॉज सेटिंग टाइम विल बी इंक्रीज्ड फॉर इट। ठीक है, लो हीट सीमेंट इज नॉट यूज्ड इन कोल्ड वेदर कंडीशन बिकॉज सेटिंग टाइम विल बी इंक्रीज्ड फॉर इट। साउंडनेस जो होती है किसी भी मटेरियल की ऑल्सो शोज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग। किसी भी मटेरियल की साउंडनेस जो होती है वो वेदरिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो करती है। वीकेट एपरेटस की बात करें तो प्लंजर का डाया होता है 10 mm जो कि कंसिस्टेंसी टेस्ट में यूज लिया जाता है और उसकी लेंथ होती है 40 से 50 mm। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम यूज करते हैं 1 mm नीडल को, जो स्क्वायर भी हो सकती है शायद, है ना। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम एक 1 mm की नीडल और उसके चारों ओर 5 mm की एक एनुलर कॉलर यूज करते हैं। फ्लैट स्लैब के केस में क्या होता है, एक स्लैब होती है उसी के साथ में कॉलम बनाया जाता है और कॉलम का बॉटम पोर्शन जो है उसको एक इंक्रीज कर दिया जाता है उसकी विड्थ वगैरह, तो उसको हम ड्रॉप बोलते हैं। स्लैब के जस्ट नीचे, उसके नीचे फिर एक एंगल पे शेप चेंज होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं और उसके नीचे आता है कॉलम। जो बैलेंस सेक्शन होता है वो एक क्रिटिकल सेक्शन भी होता है और वो इकोनॉमिकल सेक्शन भी होता है। डायमीटर जो होता है कॉलम हेड का वो होता है स्पैन अपॉन में 4। जो कॉलम हेड का डायमीटर है वो होता है स्पैन की लेंथ अपॉन में 4। ये 666 नंबर पॉइंट था। उसके बाद 667 है कि रोल्ड स्टील बीम्स आर यूज्ड, किस लिए यूज होती हैं, तो पहला है बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करती हैं, दूसरा इंडिपेंडेंट सेक्शन की तरह काम करती हैं टू रेजिस्ट टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को। तो रोल्ड स्टील बीम जो है इंडिपेंडेंट सेक्शन की तरह भी काम कर सकती हैं ताकि टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकें। इसके अलावा बेंडिंग स्ट्रेस भी रेजिस्ट करती हैं। डेड लोड क्या होते हैं, तो डेड लोड में आता है एक तो सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को के साथ परमानेंटली जो सुपर इम्पोज लोड अटैच है उसको भी हम डेड लोड के अंडर ही कंसिडर करते हैं। शियर स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग द प्लेन। प्लेन के अलोंग जो स्ट्रेस एक्ट करती है उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। देयर इज टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट बिटवीन द टू सरफेसेज। ठीक है। बियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस ट्रांसफर्ड थ्रू वन सरफेस टू अनदर सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर इज नो मूवमेंट टेंडेंसी बिटवीन द सरफेसेज। उसके बाद बात करें कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स की, तो उसका डायमीटर जो होता है वो होता है 12 से 22 mm। उसका स्टैगर्ड पिच की बात करें तो डिस्टेंस जो होती है वन रिवेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रिवेट टू द सेंटर ऑफ एडजॉइनिंग रिवेट ऑन एन एडजेसेंट पैरेलल रिवेट लाइन, इसी को हम स्टैगर्ड पिच बोलते हैं। यानी कि एक रिवेट लाइन से एडजेसेंट रिवेट लाइन में जो रिवेट है उसके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, लेकिन ये एक्चुअली पैरेलल नहीं होते दोनों रिवेट, ये एक गैप में होते हैं। उसके बाद बात करें टेम्परेरी हार्डनेस, तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो होती है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि सी और Mg के CO3 और HCO3 की वजह से। इसको दो इसके सिंपल से ट्रीटमेंट में टेम्परेरी हार्डनेस के, एक तो बॉइलिंग या फिर लाइम ऐड कर दो। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसके लिए पहली बात तो ये हार्डनेस होती है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर ETC, है ना। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लाइम सोडा प्रोसेस करते हैं। लाइम जो होता है टेम्परेरी हार्डनेस को हटाता है, फिर वो परमानेंट हार्डनेस को हटा देता है सोडा। फिर जियोलाइट और बेस एक्सचेंज प्रोसेस भी होता है, डिमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी होता है और एक UV रेज ट्रीटमेंट भी होता है। जो मिनिमम डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है विद फुल फ्लशिंग सिस्टम, ये होता है 200 लीटर पर आवर पर डे। नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो नाइट्रिफिकेशन में है अमोनिया जो होता है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा और ये रेट लिमिटिंग स्टेप भी होती है। इससे बनेगा नाइट्राइट NO2 माइनस।
और उसके बाद इसका अगेन ऑक्सीडेशन होगा और फिर बनेगा नाइट्रेट जो कि होता है NO3-, और यही ब्लू बेबी डिजीज कॉज करता है। इसलिए इसकी लिमिट जो है 45 मिलीग्राम से कम रखी जाती है। बड़ों पे इतना इफेक्ट नहीं होता नाइट्रेट का, लेकिन बच्चों पे ज़्यादा होता है। और नाइट्रेट शो करता है कि फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। सबसे डेंजरस नाइट्राइट होता है, इसमें ऑक्सीड जो डिकम्पोजिशन हो रहा होता है। और NH3 शो करता है कि रिसेंट पॉल्यूशन है। बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। बेलीज जो टर्बिडीमीटर होता है उसमें इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हम मेजर करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को। जबकि जो नेफ्लोमीटर है उसमें इन द परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है नेफ्लोमीटर। बी कोलाई टेस्ट की बात करें तो इसके 3-4 स्टेप होते हैं, पर शुरू के 2 होते हैं। एक तो होता है प्रिजम्पटिव शो करता है कि एबिलिटी टू फर्मेंट लैक्टोस ब्रोथ। लैक्टोस ब्रोथ को फर्मेंट करने की एबिलिटी जो है वो होती है प्रिजम्पटिव टेस्ट में। और कंफर्म टेस्ट में क्या होता है, ग्रोइंग कल्चर्स ऑफ कोलीफॉर्म ऑन मीडिया विच सप्रेस द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोलीफॉर्म की कल्चर हम ग्रो करते हैं मीडिया पे जो कि क्या करती हैं, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सप्रेस करती हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में जो सरफेस एरिया होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4, इसके अदर नेम्स भी हैं एलम, फिल्टो एलम, एंड इसको हम कोगुलेंट की तरह यूज करते हैं। ये हाई pH पे वर्क करता है, यानी कि 6.5 to 8.5 पे। और इसका जो नॉर्मल डोज होता है वो होता है 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर। और ये बेटर जब परफॉर्म करेगा जब टर्बिडिटी ज़्यादा होगी। अब बात करें पोटेशियम थायोसाइनेट की, तो अगर हमें वाटर सैंपल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों को कलराइज करना है तो पोटेशियम थायोसाइनेट यूज करते हैं। और उसके बाद ये जो है आयरन के प्रेजेंस को डिटरमाइन करता है। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है, आफ्टर दिस फर्दर एडिशन ऑफ क्लोरीन विल रिजल्ट एज फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। जब ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बाद अगर और क्लोरीन ऐड करेंगे तो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की तरह बची रहेगी। हार्डनेस की बात करें तो मल्टीवेलेंट केटायंस की जो कंसंट्रेशन है वही हार्डनेस शो करती है। मेजरमेंट की बात करें हार्डनेस का, तो पहला होता है सोप सॉल्यूशन टेस्ट, दूसरा होता है केमिकल टाइट्रेशन, तीसरा होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक। ये होते हैं हार्डनेस का मेजरमेंट के लिए। सोप सॉल्यूशन टेस्ट है, केमिकल टाइट्रेशन है और एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक है। डीप वेल क्या होते हैं, तो डीप वेल जो होते हैं ना इम्परवियस लेयर पे तो रेस्ट करते हैं, और वाटर इनका आता है परवियस स्ट्रेटा लाइंग बिलो इम्परवियस स्ट्रेटा, यानी कि इम्परवियस लेयर के नीचे जो परवियस स्ट्रेटा है उससे ये वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये डीप वेल हो गए। जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है सिटी की वो जनरली जो है मैक्सिमम आवरली डिमांड के बेस पे एसेस की जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किसके लिए किया जाता है, वो डिज़ाइन किया जाता है मैक्सिमम ऑफ पीक आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, इनमें जो भी ज़्यादा है उसके लिए डिज़ाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अब कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड्स। अब मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, ये होता है 1.8 एवरेज डेली डिमांड। जो स्कावर वाल्व और ड्रेन वाल्व होते हैं इन्हीं को हम ब्लो ऑफ वाल्व भी बोलते हैं, और ये पाइप को खाली करने के लिए काम में आते हैं। स्लुइस वाल्व जिनको हम गेट वाल्व भी बोलते हैं, और ये रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर को। एक होता है रिफ्लक्स वाल्व, ये क्या होते हैं, रिफ्लक्स वाल्व होते हैं चेक वाल्व भी, ये नॉन रिटर्न टाइप के वाल्व होते हैं। क्लोरीनेशन में जो कॉन्टैक्ट पीरियड होता है वो लो पीएच पे कम होता है, यानी कि लो पीएच पे क्लोरीन बेटर परफॉर्म करेगी और कॉन्टैक्ट पीरियड की हमें कम जरूरत पड़ेगी, जबकि एलम जो है वो हाई पीएच पे अच्छा परफॉर्म करती है। उसका ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो उसकी पीएच होती है 7.75, इस पीएच रेंज में अच्छे से ये वर्क करता है। जबकि विब्रियो कोलेरा जो होता है वो कम पीएच पे अवेलेबल होता है, यानी कि 6.3 to 6.7, और ये हार्मफुल भी होता है विब्रियो कोलेरा। उसका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें 30 से 35% एक्टिव क्लोरीन होती है।
फ्लोराइड जो होते हैं वाटर में वो क्या करते हैं, तो उनकी फ्लोराइड जो होते हैं उनकी एक्सेप्टेबल लिमिट तो है 1 मिलीग्राम पर लीटर, परमिसिबल लिमिट है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। अगर फ्लोराइड की कंटेंट 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो फ्लोरोसिस हो जाएगा, और अगर इनकी कंटेंट 0.8 से 1 मिलीग्राम पर लीटर तक है तो डेंटल कैरीज, टूथ डिके हो जाएगा यंग चिल्ड्रन में, यानी कि छोटे बच्चों में। अगर फ्लोराइड कंटेंट कम है तो उनका डेंटल कैरीज या टूथ डिके होता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो होती हैं वो मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, इसके लिए डिजाइन की जाती हैं। मीथेमोग्लोबिनेमिया, जिसको हम ब्लू बेबी डिजीज बोलते हैं, ये नाइट्रेट की वजह से होता है, और इसलिए नाइट्रेट की जो परमिसिबल लिमिट है वो 45 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए। ट्रीटमेंट जो होता है ओजोन के साथ अगर करें तो ओजोन है उसको जब मिलाएंगे तो वो O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा, और जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो क्या क्या रिमूव करता है, एक तो बैक्टीरिया को रिमूव करता है, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है, और एक रिमूव करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब ये है यूज एरिया और ये है डिमांड। तो डोमेस्टिक जो डिमांड होती है वो होती है 200 LPCD, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिमांड होती है 50 LPCD, कमर्शियल डिमांड होती है 20 LPCD, और टोटल जो डिमांड होती है वो होती है 270 LPCD। यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं CID, C जो होता है कमर्शियल 20, I फॉर इंडस्ट्रियल 50 और D फॉर डोमेस्टिक 200, और तीनों को मिला के 270। अब बात करें आर्सेनिक की परमिसिबल लिमिट की तो वो होती है 0.01 ppm, ये है पॉइंट नंबर 700।